नमस्कार निवेशकों, इंडियन इन्वेस्टर ऑफ द ईयर के इस विशेष अंक में आपका हार्दिक अभिनंदन और वर्ष 2022 के लिए आपको हार्दिक शुभकामनाएं। वर्ष 2021 निवेशकों के लिए बहुत अच्छा साबित हुआ है और अगर हम देखें पिछले दिसंबर से इस दिसंबर तक तो निवेशकों ने प्रमुख सूचकांकों निफ्टी और सेंसेक्स में लगभग 22% का लाभ कमाया है। परंतु पिछले 2 मास की उथल पुथल से हमें यह पता लगता है कि तेजी का दौर अब लगभग समाप्त होने की ओर है। पिछले 2 माह में हमने देखा है कि निफ्टी के सूचकांक में 2100 पॉइंट अर्थात ऊपर से 18,604 से हमने लगभग 11% का करेक्शन देखा है। मेरे अनुसार मेरा ऐसा आकलन है कि आने वाले वर्ष 2022 में हमें निवेशकों को पैसा बनाना इतना आसान नहीं होगा। हम निफ्टी में अभी जो एक हाई लगाया 18,604 का, वो लगभग 1 साल के लिए स्थापित हो चुका है और आने वाले समय में हम मार्केट में एक क्रैश होते हुए भी देख सकते हैं। तो एक क्रैश की संज्ञा होती है कि लगभग जब 15 से 20% या उससे अधिक गिरावट हो ऊपरी लेवल से, तो हम मान सकते हैं कि एक क्रैश होगा। जनवरी में हम जरूर एक प्री बजट रैली देख सकते हैं जिसकी शुरुआत हो चुकी है। जैसे कुछ समय पहले हमने 16,410 का स्तर छूने के बाद अभी दिसंबर में 17,350 तक हम पहुंच चुके हैं और आने वाले समय में लगभग 18,000 की ओर भी बाजार जा सकता है। परंतु उसके बाद क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि विश्व में एक इकोनॉमिक क्राइसिस आने की संभावना बहुत बढ़ चुकी है, जिसके कारण बाजारों में जल्द ही बजट के बाद या आने वाले 2-3 महीनों में एक क्रैश की स्थिति देखी जा सकती है जो बाजारों को लगभग 20% या उससे अधिक नीचे ले जा सकता है। और इसी विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। हम उन 10 कारणों को टटोलने का प्रयास करेंगे जो 2022 में स्टॉक मार्केट क्रैश का कारण बन सकते हैं। तो आइए अपनी चर्चा शुरू करते हैं। इससे पहले एक निवेदन, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें और इसे शेयर अवश्य करें। तो आइए कुछ अतीत में जाकर देखने का प्रयास करते हैं कि पिछले जो गिरावट बड़ी जो क्रैश मार्केट में आए उनके कारण क्या रहे हैं। कम से कम पिछले 2 ऐसे क्रैश की चर्चा हम आज करेंगे। सबसे पहले 2000 में, सन 2000 के आसपास .com बबल, जिसका नाम आपने सुना होगा, वो कारण बना था स्टॉक मार्केट की गिरावट का और दुनिया भर के बाजार धराशायी हो गए थे। 1990 के दशक में हमने देखा था कि इंटरनेट संबंधी स्टॉक्स बहुत तेजी से ऊपर बढ़े और यूएस का जो टेक्नोलॉजी डोमिनेटेड इंडेक्स है, जिसे नैस्डैक का नाम दिया जाता है, वो 1000 के सूचकांक से 5000 के सूचकांक तक मात्र 5 साल में बढ़ गया था, 1995 से लेकर 2000 तक। और 5048 का हाई नैस्डैक ने मार्च 2001 में लगाया। उसके बाद उसमें लगभग 76% की गिरावट देखी गई आने वाले 1 से 1.5 वर्ष में। 76% नैस्डैक उस समय गिरा था और इस गिरावट का मुख्य कारण था कि जो इंटरनेट रिलेटेड स्टॉक्स थे वो बहुत ही ओवर वैल्यूड हो गए थे और वो मार्केट का गुब्बारा उस समय फूट गया और फिर जो नैस्डैक था वो 5000 से गिरकर 1140 तक पहुंचा था। इसके बाद एक दूसरा स्टॉक मार्केट क्रैश आया था जिसका कारण बना था 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस, जिसे लीमन ब्रदर्स क्राइसिस के नाम से भी जाना जाता है। इसकी नींव 1999 में ही रख दी गई थी, जब एक
यूएस में एक पॉलिसी बनाई गई थी कि होम लोन्स को, यानी जो मकान के लिए ऋण थे, उनको बहुत अट्रैक्टिव बनाया जाए और जो कस्टमर जिनकी रेटिंग्स बहुत निम्न दर्जे की थी, कम थी, उनको भी होम लोन देने का प्रावधान किया जाए। तो इन जो बोरोअर्स को कहा जाता है सब प्राइम बोरोअर्स, और उनको जो मॉर्गेज रेट्स दिए गए थे वो बहुत ऊंचे लेवल पर थे, लेकिन उससे ये नए निवेशक आकर्षित हुए और उन्होंने लोन लेकर मकान खरीदे। लेकिन उन पे ब्याज का जो बोझ था, इंटरेस्ट बर्डन इतना अधिक था कि वो उसको समय पर संभाल नहीं पाए, और वो अंत में यही कारण बना कि डाउ जोन्स इंडेक्स उस समय अक्टूबर 2007 से मार्च 2009 के बीच 54% की गिरावट दिखाई, और उसके साथ ही दुनिया भर के बाजार भी धराशायी हुए। और हमारे बाजारों में गिरावट का मुख्य कारण बना रिलायंस पावर का इशू, जो 11,000 करोड़ का उस समय का बहुत बड़ा इशू था, और उसको एक बहुत बड़े प्रीमियम पर लाया गया था। एक ऐसी कंपनी जिसने अभी लगभग एक छोटा सा प्रॉफिट दिखाया था, वो इतने बड़े प्रीमियम पर आई, तो उसके बाद जो उसमें लिस्टिंग के बाद जो गिरावट देखी गई, वो एक कारण बना भारत में इस गिरावट का, जो बहुत बड़ा एक क्रैश आया। उसके बाद हमने 2020 में देखा, पर उसके कारण बहुत अलग थे, क्योंकि वो एक अप्रत्याशित घटना थी। कोरोना वायरस से जब लॉकडाउन लगे तो बाजार बहुत बुरी तरह से धराशायी हुए, और हमारा एनएसई का इंडेक्स तो 7,500 तक भी पहुंच गया था। लेकिन उसके बाद जैसे जैसे लॉकडाउन ख़त्म हुए और ऐसे सरकारों ने सब्ज बाग दिखाए और सेंट्रल बैंक्स के साथ मिलकर जो नोट छाप कर और लिक्विडिटी बढ़ाकर जो निवेशकों को एक मौका दिया गया बाजारों में इन्वेस्ट करने का, हमने देखा कि हमारे डीमैट अकाउंट 4 करोड़ से बढ़कर आज लगभग 8 करोड़ के करीब पहुंच रहे हैं। तो जो 50% नए निवेशक आए, उन्होंने अभी तक ये देखा कि मार्केट मात्र एक ऊपर जाने का ही जरिया है, और उन्होंने बहुत पैसा बनाया भी। लेकिन अब वो स्थिति समाप्त हो चुकी है, और यही निवेशक अंत तक अवश्य देखें कि मार्केट में जब क्रैश आता है तो उसके क्या कारण बनते हैं। कोविड-19 का एक नया वेरिएंट, जिसे ओमनिक्रॉन का नाम दिया गया है, बहुत तेजी से दुनिया में फैल रहा है। बाजारों में क्रैश का कारण ओमिक्रॉन तभी बन सकता है यदि रिसर्च में यह सिद्ध हो जाए कि इस वेरिएंट पर मौजूदा वैक्सीन्स बेअसर होंगी। कोविड-19 के तहत दुनिया भर की सरकारों ने अपने नागरिकों पर कड़े प्रतिबंध लगाए हैं, और अधिकांश नागरिक अब इनका विरोध करने लगे हैं। आने वाले समय में यह पॉलिटिकल टेंशन का स्वरूप ले सकता है, जहां सरकारों और नागरिकों के बीच टकराव की स्थिति पैदा हो सकती है, जो इकोनॉमिक रिवाइवल के लिए एक चुनौती बन सकती है। ग्लोबल वार्मिंग के चलते जलवायु परिवर्तन कृषि पर विपरीत असर डाल रहे हैं, जिससे खाद्य पदार्थों की पैदावार प्रभावित हो रही है। अमीर गरीब के बीच बढ़ता अनुपात एक फूड क्राइसिस का रूप ले सकता है, जो विश्व की अर्थव्यवस्था के लिए नेगेटिव होगा। इससे मिलती जुलती एक और चुनौती है एनर्जी क्राइसिस या ऊर्जा असंतुलन की। इसकी एक मिसाल हमने हाल ही में चाइना में हुए ब्लैकआउट्स के रूप में देखी है। कार्बन फुटप्रिंट कम करने के लिए फॉसिल फ्यूल्स का उपयोग कम किया जा रहा है, तो दूसरी ओर रिन्यूएबल एनर्जी के स्रोत दुनिया में एनर्जी की आपूर्ति करने में पूरी तरह सक्षम नहीं है। इस क्षेत्र में नए निवेश की अत्यधिक आवश्यकता है। तब तक हम एक ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस की ओर बढ़ रहे हैं। पूरा विश्व कोविड-19 के बाद दो घटकों में बढ़ता नजर आ रहा है। एक ओर यूएसए तथा उसके यूरोपियन एलाइज हैं, तो दूसरी ओर चाइना और रशिया एक पाले में खड़े दिखते हैं। भारत की स्थिति इस समय काफी अस्पष्ट है। हम कभी रूस से दोस्ती निभाने का प्रयास करते हैं, तो कभी यूएसए की ओर झुकाव दिखाते हैं। रशिया, यूक्रेन तथा चाइना ताइवान के बीच कभी भी युद्ध के बादल उमड़ सकते हैं, तो इधर भारत और चाइना पाकिस्तान के बीच भी स्थिति सामान्य नहीं दिखती। ट्रेडिशनल वॉर की अपेक्षा अब साइबर वॉर का खतरा विश्व पर मंडरा रहा है।
कल्पना कीजिए यदि एक सुबह अचानक इंटरनेट की सेवाएं बंद हो जाएं तो विश्व का क्या हाल होगा। अधिकांश फैक्ट्रीज में काम ठप हो जाएगा, रेल विमान सेवाएं तथा बैंकिंग सेवाएं अस्त व्यस्त हो जाएंगी। हमने बायोलॉजिकल वॉरफेयर कोरोना के रूप में देखा, उसके बाद अब दुनिया के लिए अगला बड़ा थ्रेट है। कोरोना काल का यह अप्रत्याशित बुल रन एक्सेस लिक्विडिटी के कारण परवान चढ़ा है और अब सभी सेंट्रल बैंक्स ने लिक्विडिटी कम करने के संकेत दे दिए हैं। यूके के सेंट्रल बैंक ने तो इन्फ्लेशन पर काबू पाने के लिए ब्याज दरों में 15 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी भी कर दी है। लिक्विडिटी में कमी की सबसे बड़ी मार रियल एस्टेट सेक्टर पर पड़ने की संभावना है, जिससे चाइना एवरग्रांडे जैसी बड़ी कंपनियां दिवालिया हो सकती हैं, जिसका एक नमूना हमने अभी पीछे देखा है। दुनिया की दो बड़ी अर्थव्यवस्थाओं यूएसए तथा चाइना के बीच टकराव जग जाहिर है। इसका परिणाम है कि दुनिया में एसेंशियल रॉ मटेरियल्स की कमी देखी जा रही है। आज की डिजिटल इकोनॉमीज को आगे बढ़ाने के लिए सेमीकंडक्टर चिप्स की कमी उत्पादन को बढ़ाने में बाधक बन रही है। कमोडिटीज के दाम बढ़ने से कंपनीज की प्रॉफिटेबिलिटी पर विपरीत असर पड़ना तय दिखता है और इससे शेयर बाजार भी अछूता नहीं रहेगा। आज दुनिया भर के निवेशकों का बड़ा पैसा क्रिप्टो करेंसीज में लगा हुआ है, जो स्पेक्युलेटिव इन्वेस्टमेंट की श्रेणी में आती हैं। हाल ही में भारत सहित कई देश की सरकारें इन्हें बैन करने से लेकर रेगुलेट करने की चर्चा कर रही हैं। यदि क्रिप्टो करेंसी पर लगाम कसी जाती है तो उसका असर शेयर बाजारों में भी बड़ी अस्थिरता का कारण बन सकता है। वर्ष 2021 में भारत में आईपीओ का बाजार खासा गर्म रहा है और निवेशकों ने बढ़िया लिस्टिंग गेन्स भी कमाए हैं, परंतु इन्वेस्टमेंट बैंकों और नए प्रमोटर्स का लालच बढ़ता ही जा रहा है। अब तक के सबसे बड़े इशू पेटीएम आईपीओ का हश्र हम सब ने देखा है। एक घाटे में चल रही कंपनी के शेयर ₹2150 प्रति शेयर के भाव से बेचे गए और बाद में उसमें एक क्रैश की स्थिति आई और आने वाले समय में एलआईसी का बड़ा आईपीओ भी बाजारों में क्रैश का कारण बन सकता है, जैसा कि वर्ष 2008 में रिलायंस पावर का एक आईपीओ उस समय क्रैश का कारण बना था। तो अभी हमने चर्चा की उन 10 प्रमुख कारणों पर जो मार्केट क्रैश का कारण बन सकते हैं। मैं बड़ी बारीकी से 2 आंकड़ों का विश्लेषण करता हूं मार्केट के लॉन्ग टर्म ट्रेंड को देखने के लिए। एक है इंडिया विक्स। अभी फिलहाल इंडिया विक्स एक बार जब क्रैश हुआ था, क्रैश नहीं कह सकते कि एक करेक्शन हुआ था, तो इंडिया विक्स 20 के ऊपर 1-2 दिन के लिए गया था, परंतु अभी भी विक्स 16 से 17 के बीच में चल रहा है और इसके कारण तुरंत प्रभाव से क्रैश आएगा ऐसी कोई संभावना नहीं दिखती है। दूसरा हम जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स को बताने के लिए विश्लेषण करते हैं वो है फिबोनाची सीरीज। तो फिबोनाची सीरीज में कुछ नंबर्स होते हैं, कुछ परसेंटेजेस होती हैं जिनका बहुत महत्व होता है। जैसे सबसे पहले 61.8% और 38.2%, ये 2 रिट्रेसमेंट लेवल बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इसके अनुसार यदि हम देखें तो एक तरफा जो मार्केट ने ऊपर का ट्रेंड दिखाया था, जो कोरोना जब शुरू हुआ था 2020 मार्च में, हम 7,500 के करीब गिरे थे। वहाँ से लेकर 18,600 तक का सफ़र, एक बहुत ही तेज़ी से बाज़ार बढ़े थे और उसके बाद हमने देखा कि पिछले 2 महीने में कुछ करेक्शन आया है, लेकिन पुनः बाज़ार अब हमें लगता है कि 18,000 की ओर प्री बजट रैली में पहुंच जाएंगे। तो पूरा जो हमने 7,500 से 18,600 का सफ़र देखा, अगर हम इसका 61.8% रिट्रैक्शन देखें तो वो तो खैर बहुत नीचे जाता है, लेकिन हम मिनिमम रिट्रैक्शन भी देखें अगर 38.2%, तो भी हमें लगता है कि जो आने वाले क्रैश में बाज़ार 14,400 के स्तर को छू सकते हैं। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि जब बाज़ार गिरेंगे तो हमें कैसे अपने पोर्टफोलियो को सेव करना है, बचा कर रखना है और किन किन क्षेत्रों में निवेश करना है और किस तरह से निवेश करना है, ये आने वाले अंक में हम चर्चा करेंगे।
इस अंक में इतना ही। आने वाले अंक के लिए आपको बता दें कि हम जल्द ही एक और सीरीज जो मैंने शुरू की थी, अब घूमेगा इंडिया, उसका एक नया अंक लेकर आ रहे हैं। उसका भी इंतज़ार कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार।